हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली ट्रेनिंग आप लोगों ने मेरी देखी, जो बीएसए टायर 2 चेकलिस्ट के जो क्लॉजेज हैं 16 क्लॉजेज उनके ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको जो पहले 3 क्लॉजेज हैं यानी कि एनपीडी, इनिशियल सप्लाई और चेन मैनेजमेंट, उसके ऊपर ट्रेनिंग आपको मैंने दी। दोस्तों, आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग है सेम बीएसए टायर 2 चेकलिस्ट के जो क्लॉजेज हैं उन्हीं के ऊपर है, लेकिन ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको जो आगे के क्लॉजेज हैं यानी कि 4th क्लॉज, 5th क्लॉज, 6th और 7th क्लॉज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लिस्ट ऑफ क्लॉजेज, यानी कि जो क्लॉजेज है उनकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, देयर आर 16 क्लॉजेज फॉर टायर 2 ऑडिट, यानी कि टायर 2 ऑडिट के लिए 16 क्लॉजेज हैं। एक एक करके मैं उनको आपको बता रहा हूं। दोस्तों, पहला है प्रोडक्शन प्रिपरेशन ऑब्लिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि पहला क्लॉज किससे रिलेटेड है? एनपीडी से रिलेटेड है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरा क्लॉजेज है रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि दूसरा क्लॉजेज किससे रिलेटेड है? इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि इनिशियल सप्लाई से रिलेटेड है। तीसरा है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब फोरम चेंज, जो भी हमारे चेंज होते हैं कंपनी में उसका मैनेजमेंट। चौथा है स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे प्रोसीजर हैं, जो हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनका मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, पांचवा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। छठा है क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑडिट हैं, जो हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑडिट हैं, वो इसमें आएंगे। दोस्तों, सातवां है सप्लायर कंट्रोल, यानी कि जो हमारे टायर 2 के जो सप्लायर हैं, जो हमारे टायर 2 वेंडर के जो सप्लायर हैं, उनका कंट्रोल आप कैसे करोगे। आठवां है हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी, यानी कि जो भी हमारी हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी है, यानी कि एबनॉर्मल का प्रोसीजर हमारा, जो हमारी एनसी हैंडलिंग है, जो हमारी कस्टमर हैंडलिंग है, वो सारी 8वें क्लॉज में आएगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्लॉज है दोस्तों 9वां क्लॉज, यानी कि 5S मैनेजमेंट। अब हमारी कंपनी का जो भी 5S मैनेजमेंट है वो सारा 9वें क्लॉज में आएगा। 10वां है इक्विपमेंट ऑब्लिक इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इसमें जो दोस्तों हमारा इंस्पेक्शन इक्विपमेंट है, यानी कि जो हमारे वर्नियर कैलिपर हैं, जो कैलिब्रेशन वगैरह है, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। 11वां है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। दोस्तों, 12वां है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट है उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। 13वां है हैंडलिंग मैनेजमेंट और 14वां दोस्तों क्रिटिकल पार्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो मारे हुए पार्ट हैं उनका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। 15वां दोस्तों एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज, यानी कि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो सारी इसमें आएंगी। और 16वां है दोस्तों प्रोसेस ऑडिट, यानी कि जो रेगुलर हम ऑडिट करते रहते हैं, जो अपना प्रोसेस ऑडिट है, जो जिसके थ्रू हम अपना टायर 2 जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो अप लेते रहते हैं, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों इनको हम आगे इस डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्रिटिकल क्लॉजेज। अब जो हमने आपको पिछली साइडों में जो 16 क्लॉजेज बताए और उनमें से कौन कौन से क्रिटिकल क्लॉजेज हैं ये हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल है। क्रिटिकल क्लॉज का बहुत ज्यादा रोल है वेंडर टायर 2 ऑडिट में। दोस्तों, तो देयर आर 4 क्रिटिकल क्लॉजेज। कितने क्रिटिकल क्लॉज हैं? 4 क्रिटिकल क्लॉज हैं। नंबर तीसरा क्रिटिकल क्लॉज है यानी कि चेंज मैनेजमेंट, यानी कि फोरम से रिलेटेड चेंज आते हैं हमारे यहाँ, वो क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 5, यानी कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो नई ज्वाइनिंग है, जो रेगुलर ट्रेनिंग देते हो आप, स्किल अपग्रेड करते हो, यानी कि 5वें क्लॉज के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो हमारी क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 8, यानी कि हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी। मीन्स कि जो हमारी एनसी हैंडलिंग है, जो हमारा कस्टमर कंप्लेंट है हैंडलिंग है, और जो हमारा एबनॉर्मल सिचुएशन की हैंडलिंग है, यानी कि जो भी एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग है, वो सारी क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आती है। दोस्तों, नेक्स्ट है 10वां क्लॉज इक्विपमेंट इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट। मीन्स जो टूल का
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का मैनेजमेंट है, वो भी हमारा क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये चारों क्लॉज हमको याद रखने चाहिए कि हमारे क्रिटिकल क्लॉज हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? तीसरा, पांचवा, आठवां और 10वां दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रेटिंग क्राइटेरिया। अब हम समझते हैं कि रेटिंग कैसे दी जाती है और कैसे होती है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट आर 52। जो हमारी वेंडर टू टायर चेकलिस्ट है उसमें टोटल कितने चेक पॉइंट हैं? 52 चेक पॉइंट हैं। एंड ईच चेक पॉइंट हैविंग 0, 1, 2 रेटिंग। और हर एक जो चेक पॉइंट है उसमें 0 नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर की हम रेटिंग दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि टोटल जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 52 दूना 104, यानी कि 52 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मैक्सिमम जो नंबर हो सकते हैं वो 104 नंबर हो सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? कैसे हम ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में आते हैं दोस्तों, ये हम समझते हैं। चेक शीट मार्क इन परसेंटेज, यानी कि चेक शीट में अगर ग्रीन जोन में आना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू 60% मार्क, यानी कि हमारी जो मार्किंग होनी चाहिए वो टोटल कितनी होनी चाहिए? 60% या 60% से ज्यादा होनी चाहिए। अब उसमें भी कंडीशन है, क्रिटिकल क्लॉजेज मार्क इन परसेंटेज, जो 60% आप ले आए बट आपका मार्क जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 40% होना चाहिए। मीन्स जो हमने चारों क्रिटिकल क्लॉज बताए उसमें आपका जो है मिनिमम परसेंटेज वो 40% या 40% से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। तभी जो है वो सप्लायर जो है टायर टू वेंडर जो है वो ग्रीन जोन में आएगा दोस्तों। अब येलो जोन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? ग्रेटर देन 20%, लेस देन 60%, यानी कि आप 20% से ज्यादा हो या 60% से कम मार्किंग आपकी आई है तो आप येलो जोन में होगे। और क्रिटिकल क्लॉज में कितनी नंबरिंग होनी चाहिए? ग्रेटर देन 10, लेस देन 40%, यानी कि अगर 40% से लेस और ग्रेटर देन 10% है तो आप येलो जोन में है दोस्तों। अगर ये लेस देन 10% आ जाए, यानी कि जो 10% है वो 8% हो जाए, तो आप येलो जोन में भी नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिटिकल क्लॉज की जो रिक्वायरमेंट है वो आप मीट नहीं कर रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट है रेड पॉइंट, यानी कि जब रेड आता है सप्लायर तो क्या क्राइटेरिया है रेड आने का? लेस देन 20%, यानी कि जो चेक शीट के जो चेक पॉइंट हैं उसको आपने जो टोटल नंबरिंग पाई वो लेस देन 20% है दोस्तों। और क्रिटिकल क्लॉज में क्या है? लेस देन 10%, यानी कि लेस देन 10% अगर आपका परसेंटेज है तो आप किस में आओगे? रेड जोन में आओगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम रेटिंग क्राइटेरिया को समझ लेते हैं और हम कैसे समझते हैं कि कैसे हम ग्रीन, येलो और रेड जोन में आएंगे दोस्तों, और कैसे हम अपनी रेटिंग को मेंटेन करके रखें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मारुति वेंडर क्वालिटी सिस्टम ऑडिट कम फॉलोअप रिपोर्ट, यानी कि जो 16 पॉइंट की चेकलिस्ट है उसमें हम कैटेगरी को समझ लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या नंबरिंग होती है दोस्तों। यानी कि जो पहली है वो है मेन कैटेगरी, यानी कि मेन क्लॉजेस। जो 16 क्लॉजेस हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। अब फर्स्ट कैटेगरी के कितने सब क्लॉजेज हैं, यानी कि वो सेकंड पॉइंट में मैंने इंडिकेट किया है ऑर्टिड एरिया या सब क्लॉजेज, यानी कि जो मेन कैटेगरी थी, जो मेन क्लॉज था उसके कितने सब क्लॉजेज हैं दोस्तों। जैसे पहला है एनपीडी वाला, उसमें 4 सब क्लॉजेज हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चेक पॉइंट। अब उन सब क्लॉजेज के कौन कौन से चेक पॉइंट हैं ये तीसरे पॉइंट में मैंने आपको दिखाया दोस्तों। यानी कि पहले क्लॉज जो है सब क्लॉज, उसके क्या चेक पॉइंट हैं, दूसरे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट हैं, तीसरे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट है और चौथे सब क्लॉज के क्या चेक पॉइंट हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने दिखाया है रिक्वायरमेंट। अब जो चेक पॉइंट हैं या जो सब क्लॉजेज हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट वाले चौथे कॉलम में दिखाया दोस्तों। आगे जो है मैं हर एक क्लॉज का जो सब क्लॉजेज हैं और जो सब क्लॉज की जो जो रिक्वायरमेंट है उनको मैंने डिटेल से आगे स्लाइडों में आपको दोस्तों बताया है दोस्तों। आज जो मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको वो 4th, 5th, 6th और 7th क्लॉज के ऊपर दूंगा। तो आइए पहले 4th क्लॉज के बारे में बात करते हैं, फिर 5th, 6th और 7th क्लॉज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले 4th क्लॉज के बारे में बात करते हैं। 4th क्लॉज है स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारी कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उसका कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे दोस्तों। तो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट में 2 सब क्लॉजेज हैं। पहला है प्रोसीजर टू मेक प्रोसेस कंट्रोल, ब्रैकेट में क्यूए प्रोसेस चार्ट, और सेकंड सब क्लॉज है प्रोसीजर टू कंट्रोल स्टैंडर्ड लाइक प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, ऑपरेशन स्टैंडर्ड। अब जो पहला क्लॉज है उसमें 6 रिक्वायरमेंट है उसकी, यानी कि जो फर्स्ट सब क्लॉज है उसकी 6 रिक्वायरमेंट है
और सेकंड सब क्लॉज की 3 रिक्वायरमेंट है। तो आगे की स्लाइड में इस रिक्वायरमेंट को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा दोस्तों फोर्थ क्लॉज में जो पहला हमारा सब क्लॉज है वो कौन सा था? प्रोसीजर टू मेक प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड, यानी कि आपको क्या करना है, जो आपका प्रोसेस कंट्रोल है उसके लिए प्रोसीजर को बनाना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट को हम एक एक करके समझते हैं दोस्तों। पहली रिक्वायरमेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रोल प्लान फॉर ऑल द पार्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द वेंडर, यानी कि जो वेंडर जो जितने भी पार्ट बना रहा है उसके सबके कंट्रोल प्लान आपके पास होने चाहिए, यानी कि कंट्रोल्ड कंट्रोल प्लान होने चाहिए आपके। दूसरा है दोस्तों प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग फॉलोइंग। अब जो आप प्रोसीजर बनाओगे कंट्रोल करने का डॉक्यूमेंट का, उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए? तो पहला पॉइंट है डिपार्टमेंट इन चेंज ऑफ मेकिंग, यानी कि डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ मेकिंग, जो डिपार्टमेंट का बंदा उसको बना रहा है उसका इंचार्ज पर्सन आपको डिफाइन करना है। सेकंड है अ पर्सन इंचार्ज ऑफ मेकिंग, जो एक पर्सन है इंचार्ज ऑफ मेकिंग उसको भी आपको मेक करना है। नेक्स्ट है अ पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑथराइजिंग, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो भी आपको डिफाइन करना है दोस्तों। मीन्स कि एक जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज पर्सन है वो, फिर जो एक पर्सन जो आपका प्रोसीजर मेक कर रहा है वो पर्सन, और फिर जो एक ऑथराइज्ड है उसको अप्रूव्ड करने के लिए वो पर्सन आपको नियुक्त करना है और पर्सन डिफाइन करना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है मेकिंग पीरियड, आप किस टाइम से किस टाइम तक आप उसको बनाओगे दोस्तों। टाइमिंग टू सबमिट टू कस्टमर, जो आपकी टाइमिंग है कस्टमर को सबमिट करने के लिए, रिवीजन का रूल्स है, रिटेंशन पीरियड है, ये सारी चीजें जो है हमारी वो प्रोसीजर में आपके होनी चाहिए। यानी कि प्रोसीजर में जो इंचार्ज डिपार्टमेंट का इंचार्ज पर्सन उसका नाम, जो पर्सन चेंज के लिए है या जो पर्सन उसको बना रहा है उसके लिए उसका भी नाम, ऑथराइज्ड पर्सन नाम, किस पीरियड से बना रहे हो और क्या रिटेंशन पीरियड उस प्रोसीजर को रखने का, वो सारा हमारा प्रोसीजर के अंतर्गत आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट फर्स्ट ही क्लॉज सब क्लॉज के अंतर्गत मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक कंट्रोल प्लान, ऑपरेशन स्टैंडर्ड, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड विद लेटेस्ट रिवीजन नंबर, यानी कि जो मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जैसे वो कंट्रोल प्लान की है मास्टर लिस्ट, ऑपरेशन स्टैंडर्ड की मास्टर लिस्ट है, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड की मास्टर लिस्ट है, वो सारी लेटेस्ट रिवीजन नंबर के साथ आपके पास होनी चाहिए। ये थर्ड रिक्वायरमेंट है पहले ही सब क्लॉज की। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? मास्टर कॉपीज ऑफ और कंट्रोल डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं कंट्रोल डॉक्यूमेंट उनकी सबकी मास्टर कॉपी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक कंट्रोल प्लान, ऑपरेशन स्टैंडर्ड, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड फॉल आर पार्ट अंडर सप्लाई, यानी कि जो भी सप्लाई में पार्ट आपके चल रहे हैं, यानी कि जो भी रनिंग पार्ट हैं उन सबका कंट्रोल प्लान, ऑपरेशन स्टैंडर्ड और इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है 6 पॉइंट सिस्टम ऑफ रिव्यू एंड कंट्रोल डिवीजन ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट। अब जो भी आपका कंट्रोल प्लान है, ऑपरेशन स्टैंडर्ड, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड या पीएफ में जो भी है डॉक्यूमेंट आपके पास, उन सबका सिस्टम ऑफ रिव्यू, यानी कि उनको आप कब रिव्यू कर रहे हो, यानी कि सबका रिव्यू प्लान आपके पास होना चाहिए विद कंट्रोल्ड रिवीजन, यानी कि जो आपका लेटेस्ट रिवीजन नंबर चल रहा है उस हिसाब से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्टैंडर्ड मैनेजमेंट में जो हमारा सेकंड सब क्लॉज है उसके बारे में और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। यानी कि सेकंड सब क्लॉज कौन सा है? प्रोसीजर टू कंट्रोल स्टैंडर्ड, यानी कि प्रोसीजर टू कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने का एक प्रोसीजर, और वो कौन कौन से कंट्रोल का सिस्टम है? प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, इनको कंट्रोल करने का क्या प्रोसीजर है दोस्तों। अब उनको क्या रिक्वायरमेंट है सेकंड सब क्लास की, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो पहली रिक्वायरमेंट है ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पैरामीटर टू बी डिफाइन इन कंट्रोल प्लान, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट और प्रोसेस की जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर ड्राइंग एज पर प्रोसेस, वो हमारी कंट्रोल प्लान में डिफाइन होनी चाहिए। मीन्स कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या जो आपकी प्रोडक्ट या जो प्रोसेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी प्रोसेस के पैरामीटर हैं, चाहे सटाइट है, चाहे प्रेशर है, चाहे जो है, वो सारी आपकी जो है वो कंट्रोल प्लान में होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है रेफरेंस ऑफ WI और अदर स्टैंडर्ड, सैंपल साइज, चेकिंग फ्रीक्वेंसी, चेकिंग मेथड, बाउंड्री सैंपल एंड पोका योका टू बी डिफाइन इन कंट्रोल प्लान।
सेकंड पॉइंट क्या है कि आपके कंट्रोल प्लान में जो भी आपके WI या स्टैंडर्ड है वो क्या सैंपल साइज है पार्ट को चेक करने की, क्या चेकिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि कब कब आपको पार्ट चेक करना है, क्या चेकिंग मेथड है आपका, सैंपल और पोकायोका जो भी आपने प्रोसेस में पोकायोका लगाए हैं वो सारे आपके कंट्रोल प्लान में डिफाइन होने चाहिए। मींस कि आप कितने पार्ट चेक करोगे, कब चेक करोगे, किसके थ्रू चेक करोगे यानी कि मेथड क्या है चेक करने का, और पोकायोका अगर कोई प्रोसेस में है तो वो सारी चीजें आपको कंट्रोल प्लान में अटैच करनी है यानी कि वो सारी चीजें कंट्रोल प्लान में अवेलेबल होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेकंड सब क्लॉज के अंतर्गत ही तीसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी एमंग डॉक्यूमेंट। जो आपके डॉक्यूमेंट है उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लाइक ड्राइंग, PFMEA, PFD, प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड, कंट्रोल प्लान, ऑपरेशन स्टैंडर्ड, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड एंड कस्टमर इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी चीजें हो आपकी, चाहे ड्राइंग हो, चाहे PFMEA हो, चाहे PFD हो, चाहे कंट्रोल प्लान हो, चाहे इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड हो, सब में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मींस कि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए विद लेटेस्ट रिवीजन नंबर, विद लेटेस्ट अपडेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए विद कंसिस्टेंसी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको फोर्थ जो हमारा क्लॉज था स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, उनके दोनों सब क्लॉजेस और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी सब क्लॉजेस की, वो मैंने इसमें आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट क्लास है दोस्तों फिफ्थ क्लास, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये हमारा क्रिटिकल क्लॉज के अंतर्गत आता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो फिफ्थ क्लॉज क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके दो सब क्लॉजेज हैं, पहला है एजुकेशन ऑब्लिक ट्रेनिंग प्रोसीजर और दूसरा है एजुकेशन फॉर मैनेजर्स, इंस्पेक्टर एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो फिफ्थ जो हमारा क्लॉज है उसके दो सब क्लॉजेज हो गए। अब पहले सब क्लॉजेस की जो रिक्वायरमेंट है वो और जो सेकंड सब क्लॉज की रिक्वायरमेंट है उनको आगे की स्लाइडों में आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में ही जो पहला हमारा सब क्लॉज है यानी कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर में, उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। पिछली स्लाइड में आप देख लीजिएगा रेफरेंस के लिए, उसमें 2 पॉइंट हैं। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है आपको मैं डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो पहला जो सब क्लॉज है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है पहले पॉइंट की, प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि जो भी आपके कंपनी में बंदे हैं जो उनको आप ट्रेनिंग देते हो उसका एक ट्रेनिंग का प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपको प्रोसीजर के हिसाब से ट्रेनिंग देनी है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। अब आपकी कंपनी में जितने भी बंदे हैं जिस जिस डिपार्टमेंट के हैं तो उनकी आपको एक TNI बनानी है, यानी कि ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन बनाना है कि किसको किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है। प्रेस शॉप का बंदा है तो प्रेस शॉप से रिलेटेड ट्रेनिंग है, बेल्ट शॉप का बंदा है तो उसको बेल्ट शॉप की ट्रेनिंग देनी है, फाइनल का बंदा तो उसके लिए मतलब आपको एक ट्रेनिंग आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि किस डिपार्टमेंट के लिए क्या ट्रेनिंग अनिवार्य है, उसी हिसाब से आपको TNI में अपडेट करना है उनका नाम दोस्तों। थर्ड पॉइंट है ट्रेनिंग प्लान एंड प्लान वर्सेज एक्चुअल स्टेटस। यानी कि आपको क्या करना है, ट्रेनिंग प्लान बनाना है और ट्रेनिंग प्लान वर्सेज जो एक्चुअल का आपको स्टेटस है वो हार्ड कॉपी निकालकर, आपको ऐसा नहीं कि आप सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप मार दो, नहीं, आपको हार्ड कॉपी निकालनी है और हार्ड कॉपी में प्लान वर्सेज एक्चुअल को आपको अपडेट करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, ट्रेनिंग कंटेंट टू मैच विद TNI। अब जो भी ट्रेनिंग कंटेंट आपने ट्रेनिंग प्लान में दिखाए हैं वो एज पर आपके TNI होनी चाहिए। मींस जो आपने TNI में ट्रेनिंग डाल रखी है सेम ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग प्लान में भी होनी चाहिए, वही सीक्वेंस आपका होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से TNI और आपको ट्रेनिंग प्लान दोनों को मैच कराना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पहले ही सब क्लॉज में फर्स्ट पॉइंट में ही फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग प्लान फॉर न्यू ऑपरेटर्स, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, टाइमिंग ऑफ एलिवेशन, स्किल एंड रिकॉर्ड। यानी कि जो आपके नए बंदे हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्लान, उनकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन, टाइमिंग, एवल्यूशन, स्किल, रिकॉर्ड, ये सारा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों। 6 पॉइंट है एविडेंस ऑफ ट्रेनिंग गिवन, यानी कि अटेंडेंस सीट। अब आपने जो ट्रेनिंग दी बंदों को, जिसको जिसको आपने ट्रेनिंग दी उनका ट्रेनिंग का एविडेंस आपको लेना है। मींस आपको अटेंडेंस उनकी लेनी है कि जिन बंदों को हमने ट्रेनिंग दी वो इस दिन प्रेजेंट थे और उनकी आपको अटेंडेंस रिपोर्ट मेंटेन करके रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां पॉइंट, एविडेंस ऑफ चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। अब आपको क्या करना दोस्तों, जो आपने
जिन बंदों को ट्रेनिंग दी उनका इफेक्टिवनेस लिया। इफेक्टिवनेस आप कैसे लोगे? क्वेश्चन पेपर के थ्रू लोगे। आप जिस चीज की ट्रेनिंग बना रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। वो सेम क्वेश्चन पेपर आपको अपने ऑपरेटर्स को, अपने जिसको भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको क्वेश्चन पेपर देना है। वो क्वेश्चन पेपर भरवा के उनसे आपको लेना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो आप ट्रेनिंग दिए थे उसका आप एविडेंस आप बना लोगे दोस्तों। तो 7 पॉइंट यही कहता है कि एविडेंस ऑफ चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, जो भी आप ट्रेनिंग दिए हो उसकी इफेक्टिवनेस का आपके पास एविडेंस होना चाहिए दोस्तों। 8वां पॉइंट है एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड ऑफ ट्रेनिंग। अब जब आपने ट्रेनिंग दी फॉर रेगुलर एम्प्लॉइज, जो आपके पास रेगुलर एम्प्लॉय आ रहे हैं उनको आपने जब ट्रेनिंग दी, आपको ट्रेनिंग हिस्ट्री कार्ड में वो डेट आपको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो पहला सब क्लॉज है उसका जो सेकंड पॉइंट था, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं दोस्तों। तो रिक्वायरमेंट में पहला पॉइंट है स्किल एवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटर एंड एवोल्यूशन रिकॉर्ड। अब आपको क्या करना है? एक स्किल एवोल्यूशन क्राइटेरिया बनाना है। जैसा मैंने आपको स्किल एवोल्यूशन के अपने जो ट्रेनिंग वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है, तो वहां जाके आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो स्किल एवोल्यूशन आपको क्राइटेरिया जितने भी ऑपरेटर उनका सबका डिफाइन करना है और उसी हिसाब से आपको स्किल एवोल्यूशन आपका उनका करना है दोस्तों। मैंने उसमें आपको दिखाया था ट्रेनिंग वीडियो में कि कैसे कैसे 1 2 3 4 5 मैंने 4 स्टेप बनाए थे और कैसे कैसे आपको स्किल अपग्रेड करनी है, वो स्किल एवोल्यूशन क्राइटेरिया के माध्यम से आप करोगे दोस्तों और उसका एवोल्यूशन रिकॉर्ड आपको रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, मिनिमम स्किल लेवल रिक्वायर्ड फॉर अ ऑपरेशन। अब आपको क्या करना है? एक मिनिमम स्किल लेवल डिफाइन करना है कि किसी ऑपरेशन को चलाने के लिए मिनिमम स्किल लेवल कितना होना चाहिए दोस्तों। तो जब आप मिनिमम स्किल लेवल डिफाइन कर दोगे उसी हिसाब से आपको बंदों को ऑपरेशन के लिए लगाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने जो 5th क्लॉज था उसका जो फर्स्ट सब क्लॉज था उसके दोनों पॉइंटों के बारे में आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 5th क्लॉज में ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो सेकंड सब क्लॉज था, यानी सेकंड सब क्लॉज कौन सा था? एजुकेशन फॉर मैनेजर्स, इंस्पेक्टर ऑब्लिक स्पेशल ऑपरेटर्स। अब उसके जो पॉइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको डिटेल से एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। तो पहली रिक्वायरमेंट है स्किल एवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी मिनिमम 2 टाइम्स इन अ ईयर। अब आपको क्या करना है? जो स्किल एवोल्यूशन जो फ्रीक्वेंसी है बंदों की, जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं उनको कब कब आपको स्किल उनका एवोल्यूशन करना है, तो क्या दे रखा है कि मिनिमम 2 टाइम्स इन ईयर। आपको कम से कम 1 साल में 2 बार उनका स्किल एवोल्यूशन करना है, यानी कि आपको 6-6 महीने पर उनका प्लान करना है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है प्लान फॉर पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ स्किल एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स। अब आपको पीरियोडिक जो बंदों के स्किल एवोल्यूशन है उसकी आपको एक प्लान बनाना है कि एक पीरियोडिक मॉनिटरिंग आपको उनकी करनी है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है प्लान फॉर रिट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर इन केस स्किल इज फाउंड लेस देन लास्ट चेक। अब ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई ऑपरेटर जिसकी स्किल एवोल्यूशन आपने किया और उसकी स्किल एवोल्यूशन एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि लेस है, तो आपको क्या करना है? उनका रीट्रेनिंग का प्लान करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको स्किल एवोल्यूशन जब आप करोगे बंदों का तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा स्किल एवोल्यूशन को क्वालिफाई कर रहा है और कौन सा ऑपरेटर नहीं क्वालिफाई कर रहा है। जो नहीं क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए आपको रीट्रेनिंग का प्लान करना है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों एविडेंस ऑफ पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ स्किल एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर। अब सेम जब आप स्किल एवोल्यूशन कर रहे हो ऑपरेटर्स का तो उनका एविडेंस भी आपको रखना है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों पॉइजन टेस्ट फॉर चेकिंग स्किल ऑफ इंस्पेक्टर। अब जो आपने इंस्पेक्टर अपने यहाँ नियुक्त किए हैं, जो फाइनल इंस्पेक्टर हैं, उनका आपको क्या करना है? पॉइजन टेस्ट करना है दोस्तों, और उसका सेम आपको पॉइजन टेस्ट करके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्लॉज है छठा क्लॉज क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन। अब क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन के कितने सब क्लॉजेज हैं? 2 सब क्लॉजेज हैं। पहला है एक्टिविटी टू कीप ऑब्लिक इम्प्रूव प्रोडक्शन क्वालिटी और सेकंड सब क्लॉजेज है कंटेंट ऑफ प्रोसेस रिव्यू दोस्तों। अब फर्स्ट क्लॉजेज में 1 पॉइंट है, अब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड में। सेम जो सेकंड सब क्लॉज है उसके 2 पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंटों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट आगे की ही स्लाइड में मैं आपको सेम बताऊंगा दोस्तों। तो आइए इन दोनों सब क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट को समझते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेम फर्स्ट क्लॉज में ही, फर्स्ट पॉइंट में ही 5वां पॉइंट है प्रोसेस ऑडिट चेक शीट चेक पॉइंट फॉर चेकिंग कोहेरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या करना है, एक प्रोसेस ऑडिट चेक शीट बनानी है, यानी कि एक आपको कोहेरेंस की भी चेक शीट बनानी है दोस्तों। कोहेरेंस मतलब ये होता है कि आपको सारी चीजें चेक करनी है कि जैसा हमारा पीएफडी का सीक्वेंस है, सेम आपका पीएफएमए का सीक्वेंस है, सेम आपका कंट्रोल प्लान का सीक्वेंस है, सेम आपका ऑपरेशन स्टैंडर्ड, यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सीक्वेंस पीएफडी में हो और उससे अलग पीएफएमए में हो और उससे अलग कंट्रोल प्लान में हो। तो एक कोहेरेंस की शीट आपको बनानी है जहां से सारी चीजें आपको मैच करनी है दोस्तों। छठा पॉइंट है एविडेंस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट एज पर प्लान, ब्रैकेट में है चेक शीट रिकॉर्ड। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने ऑडिट किया है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट है, चाहे वो प्रोडक्ट ऑडिट है, चाहे प्रोसेस ऑडिट है, सबको आपको एक उनका जो एविडेंस है वो आपको रखना है दोस्तों। यानी कि आपने इंटरनल ऑडिट किया तो उसकी चेक शीट आपके पास फिल भरी हुई होनी चाहिए, उसके सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। सेम आप अगर प्रोडक्ट ऑडिट कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑडिट की शीट, प्रोडक्ट का जो आप जिस पार्ट को चेक कर रहे हो वो सारा आपके पास मौजूद होना चाहिए। सेम प्रोसेस ऑडिट कर रहे हो तो उसके सारे आपके पॉइंट क्लोज होने चाहिए, सारा एविडेंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। सेम 7वां पॉइंट कहता है एनसी क्लोजर टाइम। अब जो आपने प्रोडक्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या प्रोसेस ऑडिट में जो आपने एनसी निकाली है उसका आपको क्लोजर टाइम डिफाइन करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेम पहले ही सब क्लास में जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी 8वीं रिक्वायरमेंट है कि एविडेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग एनसीज टू सीएफटी एंड टॉप मैनेजमेंट। अब 7वें पॉइंट में जैसे आपको मैंने बताया था कि आपको एनसी निकालनी है, अब एनसी किससे रिलेटेड जो एविडेंस है उसको वो आपको सीएफटी और टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है। यानी कि जब आपने एनसी निकाल दी तो जो उस क्लोजर या एनसी का जो एविडेंस है वो आपको सीएफटी और टॉप मैनेजमेंट को बताना है दोस्तों। 9वां पॉइंट है एविडेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन केस ऑफ इशू आइडेंटिफाइड। यदि जो एनसी आपकी रिपोर्ट हुई उस केस में जो इम्प्रूवमेंट आपने किया है उसका भी एविडेंस आपको रखना है दोस्तों। 10वां पॉइंट है एनसी समरी रिपोर्ट फॉर इंटरनल ऑडिट। अब आपने जो इंटरनल ऑडिट किया उसकी में जो एनसी आपने निकाली उसकी एनसी समरी रिपोर्ट आपको रखनी है, उसकी समरी शीट आपको भरनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो पहला सब क्लॉज था उसके जो 10 पॉइंट थे, यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी पहले सब क्लॉज की वो कितनी थी, 10 थी। अब 10 को मैंने एक एक करके आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों छठे ही क्लॉज में क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन में जो हमारा सेकंड सब क्लॉज था, यानी कि सेकंड सब क्लॉज क्या था, कंटेंट ऑफ प्रोसेस रिव्यू। उसमें 2 पॉइंट थे, तो पहले पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा, फिर सेकंड पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट क्या है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ये समझते हैं दोस्तों। तो पहले पॉइंट में पहली रिक्वायरमेंट है एविडेंस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट एज पर कंट्रोल प्लान ड्यूरिंग प्रोसेस ऑडिट। अब आपको क्या करना है, जब आपने प्रोसेस ऑडिट किया, किसके हिसाब से आपने प्रोसेस ऑडिट किया, कंट्रोल प्लान के हिसाब से आपने प्रोसेस ऑडिट किया, तो उसका आपको एविडेंस रखना है दोस्तों। पहला पॉइंट यही कहता है कि जब आप प्रोसेस ऑडिट करते हो कंट्रोल प्लान के हिसाब से तो उसको आपको एविडेंस उसका रखना है दोस्तों। सेकंड पॉइंट कहता है एविडेंस ऑफ चेकिंग एक्चुअल वर्किंग ऑफ ऑपरेटर एज पर ऑपरेशन स्टैंडर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑडिट। अब आपको क्या करना है कि जब आप प्रोसेस ऑडिट कर रहे थे तो उस दौरान जो आपका ऑपरेटर था वो कैसा काम कर रहा था, एक्चुअल जो उसकी वर्किंग है उसका भी एविडेंस आपको रखना है दोस्तों। यही जो थी वो फर्स्ट पॉइंट की 2 रिक्वायरमेंट थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड सब क्लॉज में ही जो सेकंड पॉइंट था, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है एविडेंस ऑफ चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर मेजर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑडिट। मीन्स कि जब आपने प्रोसेस ऑडिट किया, कोई एनसी निकाली आपने, तो उस एनसी के लिए आपने जो काउंटर मेजर लिया, यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर मेजर, जब आपने काउंटर मेजर लिया तो उसकी क्या जो इफेक्टिवनेस थी उसका आपको एविडेंस रखना है दोस्तों। मीन्स कि जब आपने प्रोसेस ऑडिट किया, जो आपकी एनसी निकली उसको आपने काउंटर मेजर लिया, उस काउंटर मेजर की इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करनी है आपको 3 मंथ या 4 मंथ, जो भी आपके प्रोसीजर में डिफाइन है उस हिसाब से आपको उसकी इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करनी है और उसका एविडेंस आपको रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने 6 क्लॉज जो था आपका क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, उसका जो 2 सब क्लॉज थे, दोनों सब क्लॉज की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने एक एक करके आपको बताई दोस्तों।
नेक्स्ट क्लॉज है दोस्तों सातवां क्लॉज है सप्लायर कंट्रोल। तो आइए सप्लायर कंट्रोल के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो सप्लायर कंट्रोल जो हमारा क्लॉज है उसका एक सब क्लॉज है। पहला सब क्लॉज है एवोल्यूशन मेथड ऑफ न्यू सप्लायर। अब उस सप्लायर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आगे आपको बताता हूं दोस्तों। तो पहला जो सब क्लॉज है यानी कि एवोल्यूशन मेथड ऑफ न्यू सप्लायर, उसकी दो रिक्वायरमेंट है। पहली है प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ न्यू सप्लायर, यानी कि जो भी आपके यहाँ सप्लायर सिलेक्शन का जो आप करते हो सप्लायर सिलेक्शन, उसका एक प्रोसीजर आपको पास होना चाहिए। यानी कि जितने भी नए सप्लायर का सिलेक्शन आप करते हो वो कैसे करना है, एक प्रोसीजर के हिसाब से करना है और वो प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों। सेकंड पॉइंट है मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्टिंग सप्लायर ओवरऑल इन क्वालिटी, मिनिमम स्कोर इन क्वालिटी टू बी मोर देन मिनिमम ओवरऑल स्कोर। यानी कि अब आपको क्या करना है, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करना है, यानी कि मिनिमम आपको डिफाइन करना है कि इतने पॉइंट आएंगे तभी हमारा सप्लायर क्वालिफाई है, अदरवाइज नहीं है दोस्तों। तो वो जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिफाइन कर दोगे तो उसकी चेकशीट के हिसाब से आपको ऑडिट करना है और वो सारे पॉइंट आपको एविडेंस के तौर पे रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो सातवां क्लॉज था दोस्तों, उसके जो सब क्लॉज था उसकी जो दो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने एक एक करके आपको बताई दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको सातवें क्लॉज के बारे में डिटेल से बताया दोस्तों। आज जो ऑडिट थी उसमें मैंने आपको बताया फोर्थ क्लॉज के बारे में, फिफ्थ क्लॉज, सिक्स क्लॉज और सेवेंथ क्लॉज। यानी कि फोर्थ क्लॉज क्या था, स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, फिफ्थ क्लॉज था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सिक्स क्लॉज जो था वो क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, और जो सेवेंथ क्लॉज था वो सप्लायर सिलेक्शन के ऊपर था, जिसमें मैंने दोस्तों आपको बताया कि हर क्लॉज की क्या रिक्वायरमेंट है और एक एक करके उन रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों आज सेकंड पार्ट था, यानी कि सेकंड पार्ट में हमने 7 क्लॉज तक कवर किया दोस्तों। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों उसमें मैं आगे के क्लॉजेस को कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे सारे वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा तरीके से जो वेंडर ऑडिट की चेकलिस्ट हैं, जो उनके क्लॉजेस हैं, वो आपको डिटेल से पता चलेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।